नेचर एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचर एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ इंस्टीट्यूट्स में जैसे अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनका हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे आपका एक इंस्टीट्यूट्स होता है जैसे मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी। मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी इंस्टीट्यूट्स जिसको मानना, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है, उन्हें माना जाना चाहिए। अगर उनका उल्लंघन करते हैं, अगर वो उनकी पालन नहीं की जाती है तो जो दंड का प्रावधान है व्यक्ति दंडित होगा, और या फिर उसके लिए जो भी प्रावधान किया गया है उन प्रावधान के तहत व्यक्ति को शास्ति दिया जाता है। उन्हें उस विधि को मानना ही होता है, इसलिए इसे मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी इंस्टीट्यूट्स कहा जाता है। मैंडेटरी अर्थात आदेशात्मक, एंड डायरेक्टरी और निर्देशात्मक होता है। ये आदेशात्मक और निर्देशात्मक या निर्देशात्मक होते हैं, इनका पालन करना ही होता है। यदि इनका पालन नहीं करते हैं तो विधि इनके पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान करती है। अगला प्रकार का जो आपका इंस्टीट्यूट्स है जैसे कोडिफाइंग एंड कंसोलिडेटिंग इंस्टीट्यूट्स होता है। कोडिफाइंग का मतलब होता है संहिताबद्ध, जिन्हें संहिताबद्ध किया होता है, जिसमें धाराएं होती हैं, जैसे आपका आईपीसी, सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ये कोडिफाइंग है। इनको कोडिफाई किया जाता है, ये एक तरह का कोड होता है और इनमें जो है कि धाराओं को, अनुसूचियों को या फिर इसमें ऑर्डर को, रूल को निर्धारित किया गया होता है, फिक्स होते हैं, इसलिए इनको कोडिफाइंग कहा जाता है। हिंदी में से संहिताबद्ध संविधियाँ या विधियाँ कहा जाता है। कंसोलिडेटिंग का मतलब भी होता है एक तरह से संबद्ध करना, एकत्रित करना, किसी चीज़ को या किसी विधि को, किसी संविधि को एकत्रित किया जाना या उसको संबद्ध किया जाना कंसोलिडेटिंग इंस्टीट्यूट्स या संविधि कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेनल एंड टैक्सिंग इंस्टीट्यूट्स। पेनल मतलब होता है दंड, अर्थात दंडात्मक हो गया, तो और टैक्सिंग यानी कि जिस पे कर लगाया जाता है, तो इस तरह की विधियों को पेनल कहेंगे। पेनल यानी कि दंडात्मक, जैसे आपका आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, इसमें जो अपराध हैं उन अपराधों को परिभाषित किया गया है और किन अपराध के लिए कौन से दंड बताए गए हैं, कौन से दंड या कितना दंड होगा, ये आईपीसी में विस्तार से बताया गया है। इसमें ये बातें बताई गई हैं कि यदि कोई चोरी करता है तो उसके लिए कितना दंड होगा। जैसे अगर आप चोरी करता है तो चोरी करने के लिए आपका जो दंड निर्धारित किया गया है वो 7 साल का कारावास है। और जो है टैक्सिंग इंस्टीट्यूट्स हो गया, टैक्सिंग अर्थात कर विधि, कर विधि, जैसे कि जो हम कर लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है उसे टैक्सिंग इंस्टीट्यूट्स या टैक्सिंग विधि कहा जाता है। अमेंडिंग एंड रिपीलिंग इंस्टीट्यूट्स, अमेंडिंग एंड रिपीलिंग, अमेंडिंग अर्थात संशोधित, संशोधन करने वाली विधियाँ होती हैं। रिपीलिंग इंस्टीट्यूट्स यानी कि जो विखंडित हैं, या जो अमेंडिंग है, अमेंडिंग यानी कि संशोधित, जिनका संशोधन किया जा चुका है या जो संशोधित विधियाँ हैं। रिपीलिंग यानी कि जो रिपील्ड हैं, जो निरसित करी जा चुकी हैं, ऐसी संविधियों को अमेंडिंग या फिर रिपीलिंग यानी कि संशोधित या निरसित विधियाँ कहा जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, जैसे जो संविधियाँ हैं तो संविधियों में ये बातें बताई गई हैं कि पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती प्रभाव रखेंगे या नहीं रखेंगे। जैसे जो दंड विधियाँ होती हैं या आपराधिक विधियाँ होती हैं तो ये पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं रखते हैं, ये सदैव पश्चातवर्ती ही प्रभाव रखते हैं। जैसे जो अपराध मैंने 10 साल पहले किया हुआ था और उसके बारे में यदि उस अपराध के संदर्भ में या संबंध में कानून 10 साल बाद बनाया जाता है तो जो 10 साल पहले अपराध किया हुआ था उस अपराध का दंड नहीं दिया जाएगा। अब यदि वह जो विधि बनाई गई है, जिस अपराध के बारे में कानून बनाया गया है, यदि वह अपराध किया जाता है तो उस अपराध के बारे में दंड दिया जाएगा। तो यह कहा जा सकता है कि जो अपराध विधि होती है, अपराध विधि सदैव पश्चातवर्ती प्रभाव रखता है, ये पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं रखता है। जैसे आपका संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 13(1),
13(2) और 13(3) में, अनुच्छेद 13 के खंड 1 में और खंड 2 में, खंड 3 में ये बातें बताई गई हैं कि विधियाँ, कौन सी विधियाँ पूर्ववर्ती प्रभाव रखेंगी और कौन सी विधियाँ पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं रखेंगी, और अगर रखेंगी तो किस हद तक रखेंगी, जिसमें कि आच्छादन का सिद्धांत भी बताया गया है। आच्छादन का सिद्धांत होता है कि ऐसी विधि जो संविधान के प्रावधान को उल्लंघन करता है या उसको आच्छादित करता है या उसको प्रभावित करता है, तो उसको वहीं से जो जितने भाग, उस विधि की जितना भाग संविधान के उपबंध को प्रभावित कर रहा है, उस भाग को आच्छादित कर दिया जाएगा, अर्थात उस पर ग्रहण लग जाएगा, वह निष्प्रभावी हो जाता है और संविधान के उपबंध को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए ये जो आपका रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस होता है, इसको संविधियों में ध्यान दिया जाता है। अगला जो आपका टॉपिक है, जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, अर्थात संविधियों के निर्वचन में जो सामान्य नियम हैं, जैसे आपका हो गया कह सकते हैं कि इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड द बायस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, अर्थात जो लेजिस्लेचर है, अर्थात जो विधायिका है, जो विधि का निर्माता है, विधि का निर्माण करने वाला है, उसका आशय, उसके आशय क्या है, एंड द बायस, और इसमें पक्षपात कितना होता है, इसमें पक्षपात का क्या महत्व है, पक्षपात बायस नहीं, बेसिस अर्थात उसका जो आधार है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि निर्वचन के आधार, उसका उद्देश्य, और जो लेजिस्लेचर के निर्माता हैं उनके आशय को स्पष्ट किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से रूल हैं। जैसे पहला रूल हो गया जिन्हें हम लिटरल रूल कहते हैं। लिटरल रूल अर्थात शाब्दिक अर्थ, जो भी संविधि है, कोई संविधि जिसमें जो बातें बताई गई हैं, जो शब्द है या जो पद है, उसको हम लिटरली इंटरप्रिटेशन करेंगे, अर्थात न्यायालय द्वारा उसका लिटरली इंटरप्रिटेशन किया जाता है। कह सकते हैं कि व्याकरण रूप से, व्याकरणिक रूप से उसमें किसी तर्क का या किसी ऐसे, जैसे कि गोल्डन रूल का या मिस्चीफ रूल का, इस तरह का कोई रूल फॉलो नहीं होता है, वह लिटरल होगा, अर्थात जो बातें बताई गई हैं उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए उसका इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए, अर्थात उसके अर्थ को निर्धारित किया जाता है। अगला रूल जो होगा आपका ये है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल का मतलब कि जब दो विधियां आपस में परस्पर विरोधी हो रही होती हैं और हमें दोनों विधियों को प्रभाव भी देना है, दोनों विधियों का प्रभाव भी रखना है, तो हम बीच का रास्ता अपनाते हैं, एक ऐसे नियम को अपनाते हैं जिससे कि न पहले वाले उपबंध पे प्रभाव पड़े और न बाद वाले उपबंध पे प्रभाव पड़े, अर्थात दोनों उपबंध का महत्व भी रह जाए और उसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए, जिसे हम गोल्डन रूल यानी कि स्वर्णिम नियम कहते हैं, यह स्वर्णिम नियम कहा जाता है। अगला रूल है आपका मिस्चीफ रूल। मिस्चीफ रूल को ही हेडेंस रूल भी कहा जाता है। मिस्चीफ रूल में होता क्या है कि जैसे कोई संविधि है, संविधि में जो पहले वाली संविधि है और बाद वाली संविधि है, दो संविधियां हैं, अब उनके अर्थ में असंदिग्धता हो रहा है या अस्पष्टता हो रहा है, तो पहले वाले को, जो पहले वाला है, पुराना वाला है, उसको ध्यान में न रख करके बल्कि बाद वाले को प्रभावित माना जाता है, उस पर प्रभाव दिया जाता है, इसे हम मिस्चीफ रूल या हेडेंस रूल या हेडेंस इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ आपका जैसे एक हो गया कि नोसिचर एसोसिस, नोसिचर एसोसिस और एजस डेम जेनरिस और जो आपका जेनरलिया स्पेसिलिबस नॉन डेरोगेंट, ये 3-4 सिद्धांत हैं जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पष्ट करेंगे। यहाँ तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखिए और इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।